परिवार पे बीत रही है, उन तमाम चीज़ों को रख सके और अपनी पीड़ा को बता सके, उन तमाम चीज़ों के लिए हम अपने युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। हमारे जागरूक करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हम किताबी चीज़ें जो हमारे किताबों में लिखी है, रजिस्टर में लिखी है, सिर्फ आप पे जाके थोप दे और आपको बता के घर चले जाए। या फिर हमारे जागरूकता का मिशन इतना ही नहीं है कि हम जो संविधान में अधिकार दिए हैं सिर्फ उनको बता के चले जाए या सिर्फ भाषण दे के चले जाए। हमारा सबसे पहला कर्तव्य और जवाबदारी ये है कि हम समाज के उन युवाओं को उस मंच पे लाएं जहाँ पे वो अपनी बात रख सके, जहाँ पे वो अपने अधिकार के लिए बात कर सके। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर युवा अगर मंच पे आएगा, मंच पे कुछ बोलेगा, अधिकारों की बात करेगा, तो उसके पास अधिकार क्या है क्या नहीं है ये चीजें भी तो पता होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? पता होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। कितना बात मांगसो अगर आपने मालूम है नहीं कि आपने जो अधिकार छे मांगसो गए पोते होना चाहिए कि आपने कई छे मांगना पड़े। अब हम जब जयेश जागरूकता माध्यम से जो जयेश अभियान है वो चला रहे हैं, अब चलाने के रूप में हम सिर्फ जयेश के युवाओं को नहीं छोड़ना चाहते, हम इस देश के वो तमाम मूल मालिक जो इस देश के अपने समाज को आज तक जिंदा रखे हैं, इस देश के डीएनए हैं, इस देश के मूल मालिक हैं, उन लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। हमारे इस देश के मूल मालिकों में एसटी एससी ओबीसी के लोग आते हैं जो इस देश से अभी कहीं ना कहीं उन चीजों से बहुत पिछड़े हैं, जो वास्तविक रूप से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हम वास्तविक रूप से अपने युवाओं तक वो बात पहुंचा पा रहे हैं क्या? नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में कम लोग उपस्थित होने का पहला कारण है कि आज हम अपने लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर हम पहुंचते भी हैं तो जो बाबा साहब का जो मिशन था, जो टंटा मामा का जो मिशन था, जो बिरसा मुंडा का मिशन था, जो हमारे महापुरुषों के मिशन थे, वो अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे। हम सिर्फ अपने समाज के लोगों को ये बोलते हैं कि ये बैठक है, जयेश की बैठक है, फलाना की बैठक है और आप लोग आ जाना, तो सिर्फ वो उसी चीज पे ध्यान देते कि ये इन लोगों की बैठक है। लेकिन वो बैठक क्यों है और किस लिए है और हमारा अस्तित्व किस लिए खत्म होने वाला है, वो उसके पीछे कारण क्या है, वो कारण हमें बताने पड़ेंगे। हम लोगों को हमारे समाज के भीतर पहुंचना पड़ेगा। हम हमारे समाज के जो आपसी विचारधारा चल रही है उस विचारधारा पे हावी होकर अपनी विचारधारा को बिठाना पड़ेगा। आज का जो युवा है हमारे समाज के पिछड़ेपन का जो कारण है, सबसे पहला तो है कि वो शिक्षा का अनुभव, शिक्षा का जो अभाव है हमारे समाज में, वो सबसे बड़ा हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर शिक्षा का जो स्तर हमारे समाज में अगर वास्तविक रूप से मुख्य समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, अगर वो मिलती तो हमारा समाज मुख्य धारा में आता और अपने समाज के जो अधिकार है उसके लिए लड़ता। दूसरा जो है, हमारे समाज के पास मिशन नहीं है, हमारे लोगों के पास मिशन नहीं है कि हम क्यों जी रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, हम क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारा युवा इधर उधर भटकते रहता है, क्या करता है, काम करता है, दिन भर काम करता है, मजदूरी करता है, शाम को आता खाता पीता वही दूसरे दिन काम करता है, लेकिन उसके पास कोई मिशन है क्या? कोई मिशन नहीं है, वो सिर्फ भटकता रहता है। हमारे समाज के लोगों के पास कोई मिशन है क्या? नहीं है। हमारा समाज का व्यक्ति भी भटकते रहता है, खेती करना है, मछली मारना है, जंगल में घूमना है और वापस खा के घर आके सो जाना है। कोई मिशन है? नहीं है। तो अपने को अपने समाज के भीतर मिशन पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं पहुंचाना पड़ेगा? अपने युवाओं में एक मिशन पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं पहुंचाना पड़ेगा? अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं कि हम क्यों जिंदा है और क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संगठन के माध्यम से एक मंच पर क्यों आ रहे हैं, उसका महत्व बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। वो बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो समझ लेना कि कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि जो लोग सत्ता पे बैठे हैं और जो आपसे उच्च वर्ग के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि शादीवाद समाज सिर्फ नीचे बैठा रहे और हमेशा वो हमारे लोगों पे शासन करे। क्यों? वो यही चाहते हैं कि वो अच्छे आलीशान बंगले में बैठे, एसी के कमरे में बैठे और हमारा व्यक्ति काम करे और उनके नीचे काम करके उन लोगों को काम करके दे। कोई अपनी सत्ता ही छोड़ना चाहता है क्या? नहीं छोड़ना चाहता। कोई आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा। कोई आपको मंच देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन मंच, अधिकार और हक आपको लेने पड़ेंगे और छीन के लेने पड़ेंगे।
आज हम जिस तरह से युवाओं को बोल रहे हैं कि आप मंच पे आइए, मंच पे आइए, हमारे युवा कतरा रहे हैं मंच पे आने के लिए, नाम बताने के लिए, अपने समाज के बारे में कुछ दो शब्द बताने के लिए। ये तो अपना समाज है कि अपना समाज का व्यक्ति उसको खड़ा कर रहे हैं हम कि मंच पे आप लोग बोलिए। ये दूसरा व्यक्ति कोई आपको मंच देता है क्या? आज तक इतिहास गवाह है किसी ने आपको मंच दिया है कि अपनी बात रखने के लिए? जब समाज के प्रतिनिधि कोई बैठक रखते हैं, कोई मंच बना के रखते हैं कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में उनकी समस्या सुनेंगे, लेकिन जब वो व्यक्ति जो वास्तविक रूप से समस्याओं में ग्रसित होता है वो अपनी बात रखता है तो उस व्यक्ति को बात रखने की अनुमति देते हैं क्या वो लोग? उनके जो चंगो मंगो चमचागिरी करने वाले वो कार्यकर्ता अपने व्यक्ति को पीछे से ही भगा देते हैं। लेकिन हम ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहां पे हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रखने की अनुमति हो, उसको अधिकार हो, उसको कोई रोके टोके नहीं। और वो तब हो सकता है जब अपने ही व्यक्ति अपने ही मंच पे और लोग भी अपने हो, मंच भी अपना हो और सत्ता पे बैठे भी अपने लोग हो। साथियों, हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन हमें अधिकार मिलने के साथ साथ कर्तव्य भी मिलते हैं। वो कर्तव्य हम निभाते हैं क्या? शासकीय रूप से जो सेवाएं मिलती है, शिक्षा के जो स्कूल बनते हैं, आंगनवाड़ी बनती है जहां पे अपने बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है कि नहीं है, अपने बच्चे रेगुलर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो चीजें हम देखते हैं क्या? नहीं। हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमारे ही समाज के लोग कितने ही जो शिक्षा पे जोर देते हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजते हैं, कितने ही लोग हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं। साथियों, अगर हमारे समाज की बात करें तो हमारा समाज का व्यक्ति अपने बच्चे के भविष्य से ज्यादा अपने खेत का भविष्य सोचता है, अपने जानवरों का भविष्य सोचता है, अपने खाने पीने का भविष्य सोचता है, लेकिन अपने समाज के बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोचता। तो ये शिक्षा का जो चीज है वो हमें चिल्ला चोट करने से मिलेगा या फिर अपने कर्तव्य निभाने से मिलेंगे? तो अपने युवाओं को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब हमारे समाज के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, वो शिक्षा के स्तर को जाने, शिक्षा के महत्व को जाने, उस जानने के बाद अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजे। रेगुलर स्कूल भेजने के बाद उनका जो कर्तव्य यहाँ खत्म नहीं होता है। हमारे लोगों को हर 7 दिन में स्कूल जाना पड़ेगा, माता पिता को स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल में जाने के बाद शिक्षा की जो क्या हालत है, नियमित रूप से जो कक्षाएं चल रही है कि नहीं चल रही, वो देखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखना पड़ेगा। नियमित रूप से कक्षा लगने के बाद हमारे बच्चों को जो उस गुणवत्तापूर्वक जो शिक्षा मिलनी चाहिए, उस गुणवत्ता का जांच करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे समाज के बच्चों को मध्याह्न भोजन की जो सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं की जो जानकारी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। उसमें जो विटामिन पूर्वक जो पोषण रूप से जो आहार मिलना चाहिए था उन लोगों को, बच्चों को, जिससे कि वो बच्चा अच्छा तंदुरुस्त रहे, ऊर्जावान रहे, ताकि वो अच्छी से पढ़ाई कर सके, तो वो जांच करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? लेकिन हमारा समाज का व्यक्ति ध्यान देता है क्या? तो जागरूकता क्या है? जागरूकता तो यही है ना। अधिकार क्या है? यही तो अधिकार है। हम छोटी सी छोटी बात को उसकी उपेक्षा कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये परिवर्तन हो जाएगा, वो परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी चीजों को बदलना है तो जमीनी स्तर से लड़ना पड़ेगा। जमीनी स्तर पे हमें चीजें बदलनी पड़ेगी, तभी हम अपने समाज का जो ढांचा है वो परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज प्रण लीजिए कि अपने स्कूल में, अपने गांव में जितने भी बच्चे रेगुलर स्कूल जाते नहीं है तो उनको पहुंचाएंगे आप युवा। आप युवा की टीम बनाइए, 5 लोगों की टीम बनाइए, हर 7 दिन में जाइए स्कूल में कि रेगुलर उनका स्कॉलर रजिस्टर देखिए कि कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन है, और देखिए क्लास में क्या क्या उतने बच्चे आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो कारण पूछिए आप कि इतने बच्चे क्यों नहीं आ रहे। उसके बाद आप बच्चों से पूछिए कि आपको जो सरकारी रूप से, शासकीय रूप से जो पेंसिल, रबड़, बोतल और छोटी छोटी चीजों के लिए आप सरकारी रूप से जो कर्मचारियों को पैसे देते हैं, वो पैसे उन लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? और मिलने के बाद अपने बच्चों को सुविधाएं देते कि नहीं देते, उन चीजों पे आपको गौर करना पड़ेगा। कौन करेगा ये? हम करेंगे, युवा करेंगे, और आपको करना पड़ेगा। यही तो बात है, अपने बच्चों को और अपने जो गांव के लोगों को समझानी पड़ेगी। अधिकार यही है और कर्तव्य भी यही है। तो आज से 5 लोग जो टीम बना के अपने काम करेंगे, वो जो लोग हैं युवा, वो ये काम करना करेंगे कि नहीं करेंगे? करना पड़ेगा। समाज का परिवर्तन करना है तो करना पड़ेगा। अब वही गांव की बात करें, जागरूकता क्या है? आप में से कितने लोगों को जो खाद्य सामग्री वितरण जो प्रणाली है उसके माध्यम से आपको लाभ मिलता है? कितने लोगों को
हर 7 दिन में नियमित रूप से खाद्य भोजन मिलता है, खाद्य चीजें मिलती है, शक्कर मिलती है, गेहूं मिलता है, नमक मिलता है। आपने जांच करी वहां की? नहीं। उन लोगों ने कभी आवाज उठाई? नहीं। और अगर मिलता भी है तो उस खाद्यान्न की जो पोषण स्तर क्या है, उसका जो गुणवत्ता क्या है, वो किसी ने जांच करी? नहीं करी। लेकिन अपने ये जो चीजें हैं वो कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। और यही तो जागरूकता है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। अगर शासन प्रशासन आपको दे रही है 5 कुंटल 10 कुंटल पूरे समुदाय को दे रही है, आगे से लेके आ रहे हैं, उसके बाद जो प्रणाली बनी है खाद्य सामग्री वितरण की, वहां से 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो जो आपको मिल रहा है वो आपका अधिकार है। और उस अधिकार के तहत आपको गुणवत्तापूर्ण चीजें मिलनी चाहिए, यह भी आपका अधिकार है। लेकिन उसकी जांच हमारे लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन किसको करना पड़ेगा? ये अपने लोगों को करना पड़ेगा। अब जो टीम बनेगी 5 लोगों की, वो स्कूल की भी चीजें देखेगी और जो खाद्य सामग्री जो प्रणाली है वो उसकी भी चीज देखेगी। क्यों देखेगी? क्योंकि भ्रष्टाचार और कालाबाजारी का जो सिस्टम इनके हाथों से चलता है वो बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में और भविष्य में हमारे समाज के ऊपर भारत देश में कहीं ना कहीं भुखमरी के जो माध्यम में जो खतरा है वो मंडरा रहा है। और एक जो प्रणाली है ये खाद्य सामग्री वितरण की, ये प्रणाली आपने देख ही लिया होगा कोरोना वायरस के समय कितनी कारगर साबित हुई थी। तो आपको ये प्रणाली मजबूत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? अगर अस्तित्व बचाना तो करनी पड़ेगी। तो आज से युवा प्रण ले कि ये चीजें आप देखेंगे, देख रेख करेंगे, और अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो उसकी शिकायत आप तहसील स्तर पर करिए, जिला स्तर पर करिए। लेकिन ये प्रणाली आपको सुचारू रूप से चलानी पड़ेगी। अब आप बात करते हैं शिक्षा की, अब आप बात करते हैं स्वास्थ्य की। आप स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिलती है, जो हमारे आयुष्मान कार्ड मिलते हैं, उसके बाद जो गांव पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य भवन बने हैं, तहसील स्तर पे बने हैं, आज हमारे लोग इन क्षेत्रों में जाते हैं, इन विभागों में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, तो हमारे लोगों को कितनी सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारे अगर डिलीवरी का कोई केस है तो अपन फोन लगाते हैं एम्बुलेंस को, तो पूछते हैं, तो हमारे सबसे पहले तो आने के लिए मना कर देते हैं कि हम इस क्षेत्र में आएंगे ही नहीं। और आते भी हैं तो कई केस ऐसे होते हैं कि ले तो जाते हैं, वहां हो जाती डिलीवरी, लेकिन जो वहां के जो रहते हैं, जो फर्जीवाड़ा करते हैं, वो कभी 500 रुपए लेते हैं, कभी 1000 रुपए लेते हैं, कभी 1500 रुपए लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। लेकिन क्यों लेते हैं? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। जब सरकार आपको आपका वेतन दे रही है तो आप ये पैसे क्यों ले रहे हैं? आप किस आधार पे ले रहे हैं? उसके लिए सवाल करने का जो अधिकार है वो अपने पास है। तो सवाल करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। कुछ लोग ऐसी समस्या आ जाती कि हमारे लोग जाते तो हैं, लेकिन जब वापस लाने की बात होती तो वो साफ नकार देते हैं कि हम नहीं छोड़ के आएंगे, तुम्हारी व्यवस्था देखो, तुम जाना हो तो जाओ, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें उस टाइम भी वो पैसे की बात करते हैं, लेकिन उस टाइम पे अपने को उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार है। अपन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। लेकिन अब तक अपना समाज पूछता था क्या? 1000 रुपए मांगते थे, 1500 रुपए मांगते थे, 2000 रुपए मांगते थे, देके आ जाते। अपने लोगों कितने लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं और कितने लोगों को जो 5 लाख रुपए का जो लाभ मिलता है वो कितने लोगों को मिला है? आज कम से कम 50% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, आधे लोगों ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, जबकि वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना। लेकिन ये जागरूकता किसको फैलानी पड़ेगी? अपने युवाओं को फैलानी पड़ेगी कि आपको सरकारी रूप से जो लाभ मिलता है उसके लिए आपको जो आयुष्मान कार्ड है वो बनाना पड़ेगा। हमारे लोगों में गांवों में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन बने रहते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में गोली दवाई लेने नहीं जाते, जबकि बड़े जो इधर जैसे गोलार डैम बना है, उधर झागरिया बना है, पीपलटोन बना है, ऐसी जगह पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? जब सरकारी रूप से आपको सुविधाएं मिली जाती है तो आप उन लाभों को लेने की बजाय आप 1000 रुपए 2000 रुपए 5000 रुपए लगाने के लिए यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि अपने लोगों को लगता है कि यहाँ पे कुछ इलाज ही नहीं होता है, गोली दवाई नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? मिलती है। लेकिन आपने आज तक प्रश्न किया उन लोगों से? नहीं। कि हमारा अधिकार है, सरकारी रूप से हमारे लिए ये बनाए गए हैं, ये हमारे लिए दवाइयाँ आ रही है, लेकिन आप लोगों ने प्रश्न नहीं किया। और इसलिए आपने प्रश्न नहीं किए, उन लोगों ने जवाब देना समझा नहीं और उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे वे जो 14 लोग था उनने चूतिया बना दे। और आपके नाम पे गोली दवाइयाँ आती है, मेडिसिन आती है, लाखों रुपए का काम आता है, वो क्या करते हैं? वो फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार करके बेच देते हैं, उसमें पैसे कमा लेते हैं। आपको क्या मिलता है?
आप लोग जाते हैं और बड़ी बड़ी अस्पतालों में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो लाभ आपको मिल रहे हैं गांव स्तर पे वो लेने पड़ेंगे। ये बताने कोई नहीं आएगा, वो कर्मचारी ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे लिए ये आया तो तुम ले लो, वो तो यही चाहेगा हाँ मैं फुर्सत से बैठा रहूं आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को होना पड़ेगा और आप लोगों को मानना पड़ेगा। आज से आप प्रश्न करेंगे कि नहीं प्रश्न करेंगे? अपने सामुदायिक स्वास्थ्य भवन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाना पड़ेगा। अब रोजगार की बात आती है। आदिवासी समाज को रोजगार की जो बात हम करें उसमें बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे समाज का व्यक्ति कहीं गुजरात जाता है, महाराष्ट्र जाता है, राजस्थान जाता है, कहीं तमिलनाडु जाता है, लेकिन अपने जो युवा हैं उनको क्षेत्रीय रूप से अपने युवाओं को क्या रोजगार मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमारे युवा जो है वो अपने अधिकारों को नहीं जानते, उस चीज के लिए आवाज नहीं उठाते। अगर हम अपने विकास की बात करें तो हमारा जो विकास है वो ग्राम पंचायत स्तर से शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? कि जब एक ग्राम पंचायत में काम आता है, सड़क का काम आता है, तो ग्राम पंचायत का रोल है कि सबसे पहले उसमें हमारे युवाओं को काम मिलेगा, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को एंट्री होगी, हमारे युवाओं के ट्रैक्टर ट्राली चलेंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, काम करने का अधिकार मिलेगा, उसके बाद हमारे लोगों के जो भी आसपास जो खनन होता है उन लोगों को मिलेगा। लेकिन हमारे युवा उस चीज से परिचित है क्या? उन चीज के लिए व्यक्ति अपने जो युवा है वो आवाज उठाते हैं क्या? कितने लोगों के जॉब कार्ड बने हैं? किसी को पता है? सब पे जॉब कार्ड बने हैं। और जो ग्राम पंचायत का जो काम होता है बिना जॉब कार्ड के कभी नहीं होता है। याद रख लीजिए, अगर सड़क बन रही है तो जिसके जॉब कार्ड बने हैं उसके जॉब कार्ड में उसके अकाउंट में पैसे आते हैं कि इतने दिन की मजदूरी करी है। लेकिन आपको कभी नहीं बताया जाता है कि आपके जॉब कार्ड बने हैं और आपके जॉब कार्ड के जो अकाउंट है उसमें पैसे आए हैं। लेकिन आज आपको जो 5 लोगों की टीम बनानी है गांव स्तर पे, आप लोग ग्राम स्तर पे जाइए, पंचायत में जाइए, सचिव को बोलिए हमें जॉब कार्ड की लिस्ट चाहिए, किन किन के लोगों के जॉब कार्ड बने हैं। जॉब कार्ड में देखिए, उसमें एंट्री देखिए कि किस व्यक्ति को कितने रुपए किस काम के लिए मिले, और वो एंट्री देखिए। एंट्री देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के नाम पे इतने रुपए सेंक्शन हुए, इतने रुपए मिले, जबकि आप लोगों ने काम ही नहीं किए। क्यों? वो काम करवा लेते हैं उनके लोगों से। और नियम ये भी, जिनके जॉब कार्ड पहले हैं बने हुए हैं उनको प्राथमिक रूप से उनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ये आपका अधिकार है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति को देना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा ही नहीं है कि हमारे जो जॉब कार्ड बने हैं कि नहीं बने, हमारे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं कि नहीं बने, ये चीजें देखनी पड़ेगी। यही तो जागरूकता है। भैया हम जाते हैं तो वो कहते थे यार वो तारीख निकल गई, ये हो गया, आज से करके चूतिया बना के। एक व्यक्ति जाएंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन आपको जागरूक होने के बाद ये एक मंच बना के टीम के साथ जाना है। जब आप लोग सवाल जवाब करेंगे तो उनको 100 बार बोलना पड़ेगा। तो आज से आप युवा देखेंगे कि नहीं जॉब कार्ड किसके बने, कितने बने हैं, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। पूछोगे कि नहीं प्रश्न? पूछेंगे। उसके बाद ग्राम स्तर पे बहुत सारी जो समितियां बनती है, निर्माण समिति बनती है, स्वास्थ्य समिति बनती है, वन समिति बनती है। उन समिति में आप लोग, आपके कितने लोग हैं जो वार्ड से जुड़े हुए हैं? आपके कितने पंच को यह पता है कि मैं इस समिति में जुड़ा हूं? पता है क्या? अपने पंच को यही नहीं पता रहता कि अपन पंच भी बने हुए हैं। तो ये जागरूकता फैलानी है कि नहीं फैलानी कि अपने समाज में जो गांव है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे पंच कौन कौन बना है और किस वार्ड से बना है उनको बताएं। बताने के बाद पंच किस समिति में अध्यक्ष बना है, उपाध्यक्ष बना है, उसमें शामिल किया गया है, वो देखना है अपनों को कि किस समिति में बनाएगा। अगर निर्माण कार्य में उसको उसमें समिति में लिया गया है तो आप आपके वार्ड के जो मोहल्ला है उसमें देखें कि आपके पंच के लिए उस योजनाओं के थ्रू उसमें वार्ड में आपके लिए क्या आया है, और नहीं आया तो आप पंच को जागरूक करिए कि इस वार्ड के लिए आपको जब ग्राम सभा बैठेगी तो आपके पंच को एक प्रस्ताव बना के दीजिए कि हमें ये काम चाहिए, तो काम प्रस्ताव वो पंच उसमें फिर ग्राम सभा में रखेगा। तो ये करोगे कि नहीं करोगे? यही जागरूकता है। अरे सब करते हैं मगर वो चूतिया बना देते हैं सब, कहीं के अभी तारीख निकल गई दादा तो ऐसा होगा वैसा हो, चूतिया बना के भगा देते हैं। तो दादा यही है ना, अकेला व्यक्ति जाएगा तो आपको यही होगा, बना देते हैं वो। अकेला व्यक्ति जाएगा तो यही होगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि गांव का हर व्यक्ति जो पंचायत में ग्राम सभा में भाग लेता है उसको हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, और हर व्यक्ति जागरूक हो गए तो वो सवाल जवाब करेगा तो फिर वो जाएंगे कहाँ? सब चीजें पता होगी कि नहीं पता होगी?
तो सवाल जवाब करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। तो करना पड़ेगा। और रोजगार के लिए जो अपने युवा दर बदर भटकते हैं, उन लोगों को क्षेत्रीय स्तर पे अपने को रोजगार दिलवाने के लिए काम करना पड़ेगा। अपने को मिलके आवेदन देना पड़ेगा, चाहे वो आसपास उद्योग फैक्ट्री जो भी चीजें हैं वो खोलनी पड़ेगी। साथियों, सबसे बड़ी विडंबना क्या है? रोजगार के लिए हम भटकते सही है, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि हमें रोजगार ही नहीं मिल रहा है। आज तक ये कोलार डैम का जो डैम बना है, कितने लोगों अपने आदिवासियों को इसका टेंडर मिला है? कितने लोगों को मिला है? एक को नहीं मिला। मिला है क्या कभी? लेकिन ये क्षेत्र किसका है? आदिवासियों का है। ये जंगल किसका है? आदिवासियों का है। ये जमीनें किसकी है? ये आदिवासियों की। तो ये टेंडर किसको मिलना था? आदिवासियों को। इसमें मछली पालन कौन करता? आदिवासी। इसमें रोजगार कौन करता? आदिवासी। लेकिन आपको मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये आपके अधिकार है। जब पता ही नहीं है तो आप लोगे कैसे? आप युवा अगली बार टेंडर आया तो आप बोलोगे कि हमारा क्षेत्र है, हमें टेंडर चाहिए, तो उनको देना पड़ेगा। तो आप इसके लिए प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जब हजारों लोगों को यही रोजगार मिल रहा है तो अपने लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र भटकने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन अपने को जानना पड़ेगा कि अपने जो अधिकार क्या है वो क्या है और अपने को मांगना कैसा है। तो अगले बार प्रयास करोगे कि नहीं? करेंगे। छोटे छोटे तालाब बनते हैं, उसके ठेके लेने हैं, तो अपने आदिवासियों को मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। शासकीय रूप से जो कूप कटवाते हैं जंगलों में, वो ठेका किसको मिलता है? दूसरे को मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर शासकीय रूप से जो काम आ रहा है तो वो काम किसको मिलना चाहिए? आदिवासियों को मिलना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं मिलता है। अगर हम बात करें जंगल जमीन की, तो जो वन समिति बनती है, जो वन सुरक्षा समिति बनती है आदिवासियों के लिए, जहां पे आदिवासी निवास करते हैं और कुछ अनुसूचित क्षेत्र में, लेकिन वन समिति के अंदर अपने कितने लोगों को पता है कि हमें इसमें समिति में शामिल किया गया है? जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में 5 गांव से 5 किलोमीटर दूर जंगल है अभी वर्तमान में, तो उसका पूरा कार्यभार और उसकी जो पूरी व्यवस्था देखने के लिए सरकारी रूप से एक नियम बनाया गया है कि एक वन सुरक्षा समिति बनेगी और इस समिति में आदिवासियों को शामिल किया जाएगा। उस आदिवासियों को शामिल किया जाएगा और आदिवासी इसमें जंगलों की देखभाल करेगा और तालाब खुदवाएगा और जो तमाम चीजें होगी वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत जो वन्यों को सुरक्षित रखने के लिए काम करना है वो आदिवासियों को करने पड़ेंगे। और सरकार इसके लिए फंड भी देती है। सरकार इसके लिए फंड भी देती है कि आपको जंगलों का देखभाल किस प्रकार करनी है, सुरक्षा किस प्रकार करनी है। लेकिन अपने कितने लोगों को पता है कि ये वन सुरक्षा समिति बनी भी होगी? पता है क्या? नहीं पता। कितने लोगों को पता है कि हमारे लोग उसमें सदस्य हैं? पता ही नहीं। अब जब यही नहीं पता तो उसमें लाखों का फंड आएगा तो वो जाएगा कहाँ? जाएगा तो उन्हीं लोगों के पास जो उसमें सदस्य बन के बैठे हैं, अध्यक्ष बन के बैठे हैं। तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा कि नहीं, आपके आसपास के क्षेत्र में जितने भी डिप्टी रेंजर है, आप युवा जाइए, हमें वन सुरक्षा समिति जो बनी है उसकी पूरी लिस्ट दीजिए और लिस्ट देने के बाद अगर उसमें गड़बड़ी लगती है तो आप उसके लिए फिर से प्रस्ताव पारित करके उसमें चेंज करवाइए, अपने लोगों के नाम जुड़वाइए उसमें। ये जुड़वाएगा कौन? ये हमारे युवा जुड़वाएंगे जिनको अधिकार चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो अपना व्यक्ति ऐसे ही भटकता रहेगा और आप लोगों के ऐसे जो अधिकार है वो छीनते रहेंगे और दूसरा व्यक्ति खाता रहेगा। लेकिन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को? करना पड़ेगा। तो करेंगे कि नहीं? आज से करेंगे। साथियों, अभी जो हम संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, ये तो एक साधारण अधिकारों की बात हो गई जो हर व्यक्ति पे लागू होती है। जब हम संविधान की बात करते हैं, संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, पेशा कानून की बात करते हैं। और इन 3-4 चीजों की लड़ाई जयेश लड़ता है जमीनी स्तर पे, क्योंकि ये जो 3-4 चीजें हैं ये आदिवासियों के जीवन जीने का अधिकार है, ये अस्तित्व के लिए लड़ाई है। क्योंकि ये चीजें खत्म हो गई तो समझ लिया आपका अस्तित्व भी खत्म। तो ये लड़ाई किसकी है? अस्तित्व की लड़ाई है। और ये लड़ाई जो है वो अंतिम पीढ़ी द्वारा, अंतिम पीढ़ी के लिए और अंतिम लड़ाई है। तो इसके बाद ना तो आपके लिए कोई लड़ेगा और ना आपके लिए कोई आएगा। सिर्फ ये है कि अगर आप लड़ लिए, आप एक मंच पे आके आप जागरूक हो गए और आप एक मंच पे आके अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, तब ये चीजें बचेगी। आप अपन ये सोचते हैं कि सरकारें 1000 रुपये दे देगी, 2000 रुपये दे देगी, हमारे लोगों को इस चीज में उलझाया जाता है। लेकिन 5वीं अनुसूची के तहत जो 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से हमारे आदिवासियों को क्यों नहीं देती है? क्योंकि 5वीं अनुसूची ऐसा
कानून है, नियम है, अगर वो लागू कर देती है हमारे लोगों के लिए, तो जिन जिन क्षेत्रों में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसमें हमारा पूर्ण रूप से अधिकार हो जाएगा, पूर्ण रूप से स्वशासन हो जाएगा, चाहे वो जिले स्तर पर हो चाहे वो राज्य स्तर पर हो। लेकिन हमारे लोगों को ये चीज दी जाती क्या? नहीं दी जाती, क्योंकि जिस क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उसका पूर्ण स्वशासन किसका हो जाता है? आदिवासियों का हो जाता है। क्योंकि जिस क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र घोषित हो जाता है उस क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का काम होता है, जैसे मान के चलो कि कोई रोड निकालना है, कॉरिडोर निकालना है, अभ्यारण्य बनाना है, अगर खनन करना है, फैक्ट्री बनानी है, तो ये तमाम तालाब बनानी है, अगर टेंडर देना है, ये तमाम चीजें जो हैं उन तमाम चीजों में आदिवासियों को 50% शेयर दिया जाएगा, 50% हिस्सेदारी दी जाएगी। किसको? आदिवासियों को। उसमें अपना आदिवासी समाज का व्यक्ति कोई भी 1 रुपया उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन आदिवासी व्यक्ति को उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी। जब 50% किसी, अगर यहाँ पे मान के चलो कि कोई फैक्ट्री खुलती है, फैक्ट्री खुलने के बाद उसमें 50% शेयर अपने को मिलते हैं, हिस्सेदारी मिलती है, तो उसका जो भी सालाना इनकम है मान के चलो कि 1 करोड़ मिलते हैं, तो 50% 50 लाख तो अपने लोगों के हुए कि नहीं? लेकिन वो लागू क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि आप अगर लागू कर देंगे तो आप इस देश के मूल मालिक राज सत्ता में बैठ जाएंगे, हवेलियों में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, क्योंकि आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे। लेकिन आप अगर आर्थिक रूप से इस देश का मूल मालिक मजबूत हो गया तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो अपने को अनुसूचित क्षेत्र की जो अधिकार मिले हैं वो लागू करवाने हैं कि नहीं करवाने? अगर तालाब का टेंडर मिलता है सर्वप्रथम अपने को मिलेगा। अगर रोड कॉरिडोर निकलेगा तो कॉरिडोर अगर निकलता है, रोड अगर निकलती है, तो अगर आदिवासियों को लगता है कि इससे हमारी जो जनजाति है वो प्रभावित होगी, इससे हमारी जो व्यवस्था है, सामुदायिक सांस्कृतिक सभ्यता जो वो अव्यवस्थित रूप से हमें कहीं ना कहीं चोट मिलेगी, तो अगर इन चीजों का विरोध करना है तो सबसे पहले अगर कॉरिडोर निकालती है तो सरकार हो चाहे कोई भी हो, उसको ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। अगर सरकार अगर उसमें उस एरिया में घुसती है तो सबसे पहले सरकार उसमें सरकारी रूप से नहीं घुसेगी, सरकार एक व्यक्ति के रूप में घुसेगी। ये रेड्डी बनाम जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सरकार कहीं अगर आदिवासी क्षेत्र में घुस रही है तो वो सरकार की हैसियत से नहीं घुसेगी, व्यक्ति की हैसियत से घुसेगी। और सरकार अगर कुछ करवाना चाह रही है तो उस क्षेत्र में उसको प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। अगर आदिवासी उसमें आदिवासियों ने बोला कि हमें ये रोड नहीं निकालने देना है तो सरकार की भी औकात नहीं है कि उसमें जबरदस्ती वो रोड बना दे या फिर किसी प्रकार की फैक्ट्री बनवा दे। लेकिन ये अधिकार जानने पड़ेंगे अपने को। अगर हमारे समाज की जो रूढ़िगत प्रथा है, इसमें 5वीं अनुसूची में पूरे का पूरा क्षेत्र आदिवासी घोषित हो जाता है, कोई भी एंट्री करता है तो अनुमति लेनी पड़ती है। 6वीं अनुसूची में जो 4 एक राज्य हैं उनमें एंट्री करनी पड़ेगी तो उसमें अनुमति लेनी पड़ेगी। अब पेशा कानून क्या है? पेशा कानून वो कानून है जो आदिवासी जो पंचायत होती है उसको साधारण पंचायत से ज्यादा अधिकार मिलते हैं, क्योंकि साधारण पंचायत रहती है उसमें सभी वर्गों के लोग रहते हैं लेकिन उसमें कम अधिकार रहते हैं। लेकिन जो आदिवासियों की जो जहाँ पे अपने लोग ज्यादा निवास करते हैं उन लोगों को पेशा कानून अतिरिक्त कानून देता है, अतिरिक्त लाभ देता है। तो पेशा कानून हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पेशा कानून अगर हमें मिलता है तो जो पूरा गांव का जो शासन प्रशासन है वो आदिवासियों का रहेगा। खनन से लेके अगर खनन करना है तो सबसे पहले आदिवासियों की अनुमति लेनी पड़ेगी और आदिवासियों की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद अगर खनन होता है तो उसमें आदिवासियों की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अब आपके क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में कितनी सारी क्रेन मशीन लगी है, गिट्टी मशीन लगी है, लेकिन उसमें आप लोगों को ठेका दिया गया? आप लोगों को सर्वप्रथम उसमें पूछा गया क्या? नहीं पूछा गया। लेकिन वो आदिवासियों की जमीनें पे बना तो लेते हैं और आदिवासियों की जमीन पे जिस व्यक्ति की जमीन होती है उस व्यक्ति को पता नहीं है कि ये जमीन मेरी है और वो बन जाती है, लेकिन उसका लाभ कौन उठाता है? दूसरा व्यक्ति उठाता है, क्योंकि आदिवासियों की जमीन पे बनेगी तो उसके लिए पैसे आएंगे, फंड आएगा, तो मिलेगा किसको? आदिवासियों को मिलना था, लेकिन मिला किसको? दूसरे व्यक्ति को मिला। तो ये जानना पड़ेगा अपने लोगों को कि ये चीजें अपनी है, लेकिन इस पे काम कौन करता है? दूसरा। कमाता कौन है? दूसरा। पेशा कानून के तहत अपने आदिवासी भाइयों को और जो वन ग्राम, जो अपने राजस्व ग्राम, ये तमाम जो अपने गांव हैं
उन तमाम गांवों को अपने जो वन संरक्षण अधिनियम और जो वन परंपरागत अधिनियम में जो अनुसूचित क्षेत्र पे लागू होते हैं 2005 का कानून है, उस कानून के तहत अपने आदिवासी भाइयों को 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का जमीन का जो अधिकार मिलता है वो इस कानून के तहत मिलता है। साथियों, इस कानून को लागू करने के लिए हमारे महापुरुषों ने खून पसीना बहा दिया। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और जाने गंवाई, बलिदान दिया, और जो हमारे लोगों को 1 एकड़ 2 एकड़ का जो भी अधिकार मिलता है वो छीनने जा रहा है। लेकिन हमारे लोगों को किसी को अल्ले पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। सब बैठे हैं, सब मस्त मगन है अपने अपने उसमें खाने पीने में। लेकिन ये चीजें छीन जाएगी। क्यों छीन जाएगी, कैसे छीनेगी? ये आपका इस कानून को खत्म करके नहीं छीनेंगे। ये कानून को खत्म करके छीनेंगे नहीं। ये कानून तो बचा रहेगा, लेकिन ये छीनेंगे कैसे? ये छीनेंगे आपका अभ्यारण्य के नाम पे, ये छीनेंगे बांध बनाने के नाम पे, ये छीनेंगे आपसे कॉरिडोर बनाने के नाम पे, तालाब बनाने के नाम पे, योजना बनाने के नाम पे, वन विहार बनाने के नाम पे, ये ऐसे छीनेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो वन संसाधन है, खनिज संसाधन है, और जो वन संसाधन है वो सबसे ज्यादा आदिवासियों के पास है। जो जल जंगल जमीन का जो सबसे ज्यादा अधिकार है वो किसके पास है? आदिवासियों के पास है। इन लोगों ने खनन कर करके पूरी आदिवासी जो जमीन है उसका तो उपयोग कर लिया है। अब कमाना है, फैक्ट्री चलाना है, बड़े सेट बने रहना है, कंपनियां चलानी है, तो क्या करना पड़ेगा? आदिवासियों के क्षेत्र में घुसना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है। अब ये संसाधन तो है, लेकिन आपको इसको छीनना कैसे है? उसके लिए भी रणनीति बनानी पड़ेगी। अब तो छीनेंगे कैसे? आदिवासी के नाम पर योजना बना लेंगे और योजना के नाम से आदिवासियों को विस्थापित कर देंगे। ये विस्थापन का मामला क्यों हो रहा है? यही हो रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना है, वन्य जीवों का संरक्षण करना है तो हमें आदिवासियों को विस्थापित करना है। आप सोचिए, आपकी जो औकात है वो जानवरों से भी नीचे है। सरकार जानवरों का तो संरक्षण करती है, लेकिन आदिवासियों का नहीं करती। क्यों करेगी? आप लोगों का संरक्षण क्यों करेगी? सरकारें पता भी है क्यों नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपको सरकार मानती नहीं है कि आप आदिवासी हो। जब आपको माने कि सरकार के आदिवासी हो आप और इस देश के मूल मालिक हो, तभी तो आपको संरक्षण देगी कि नहीं? जब सरकारें नहीं मानती है तो आपका संरक्षण हो ही नहीं पाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बोल दिया है कि इस देश का मूल मालिक जो है वो आदिवासी है, और आदिवासी को आदिवासी सम्मान देने का, जो हर नागरिक है, इस देश का नागरिक है, उसको सम्मान देना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है तो ये सरकारें क्यों नहीं बोलती कि इस देश में आदिवासी है, ये देश मूलवासियों का? जब यूएनओ में सरकारें गई तो सरकार ने क्या बोला कि इस भारत देश में आदिवासी रहते ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इस देश में आदिवासी रहते हैं और मूल मालिक इसके इस देश के हैं, डीएनए इसके इनका यहाँ का है, लेकिन सरकारें बोल ही नहीं रही। सरकार आप लोगों को क्या बोल रही है? आप लोगों को बोल रही है वनवासी बोल रही है, कभी तो असुर बोल देते हैं, कभी राक्षस बोल देते हैं। लेकिन आपको आदिवासी का दर्जा कहीं दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। कभी आपने सुना है सरकार ने आदिवासी दिवस मनाया है, इंडिजीनियस दिवस बनाया है? सुना है? सरकार बनाती जनजाति गौरव दिवस। आदिवासी और जनजाति में जमीन आसमान का फर्क होता है। जनजाति एक वर्ग है जिसमें जो संस्कृति आदिवासियों की वो एक अलग ही लेके रखे हैं, जो सभ्यता लेके रखे हैं, उन लोगों को एक वर्ग में डाल दिया कि ये जनजाति कहलाएंगे। तो सिर्फ वो जो जनजाति वो सिर्फ एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो आदिवासी शब्द है वो इस देश के मूल मालिकों का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि जो आदिवासी है वो आदि शुरुआत से लेके वासी जो रहने वाला, तो जो इस देश में, इस भूखंड में 40,000 सालों से या उससे भी पहले रह रहा है, जिसका डीएनए 40,000 साल से पुराना है, इस देश के मूल मालिकों को सरकारें और जो लोग जो बैठे हैं वो आदिवासी को उसका जो मूल मालिक का जो स्टेटस है वो क्यों नहीं देती? क्योंकि जो स्टेटस है अपने लोगों को मिल जाएगा तो इस देश में सारे के सारे अधिकार जो किसके हो जाएंगे? आदिवासियों को हो जाएंगे। और जब पूरे आदिवासियों के विकास के जो पूरे अधिकार हो जाएंगे तो फिर हम अपना विकास करना जानते हैं कि नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं। तो लड़ाई किसकी है? हमें सम्मान की लड़ाई है। हमें आदिवासी का जो